नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने प्रत्येक राज्य में वृक्ष संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, सांसदों और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। निर्वाचन आयोग का सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान संबंधी अधिदेश जारी किया गया। और पहली बार अमेरिकी डॉक्टरों ने किसी मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने एक समिति का गठन किया था जिसने प्रत्येक राज्य में वृक्ष संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस समिति का गठन मार्च 2021 में कुछ प्रमुख पहलुओं पर सिफारिश देने के लिए किया गया था, जैसे कि गैर वन भूमि पर विकास परियोजनाओं के लिए काटे गए वृक्षों के मूल्य का आकलन करना। इसके अलावा वृक्षों का मूल्य निर्धारण करने, वृक्षों के आंतरिक और साधक मूल्य को ध्यान में रखते हुए समिति को ऐसा करना था। ये निर्धारण उनकी लकड़ी के मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी आयु, परिधि और पर्यावरण में उनके योगदान के आधार पर होना चाहिए। इस समिति ने प्रमुख सिफारिशें ये की हैं कि राज्य और स्थानीय स्तर पर एक वृक्ष संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। ये प्राधिकरण प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी करेगा और गैर वन भूमि पर सरकार के स्वामित्व वाले वृक्षों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा समिति ने कहा कि एक राष्ट्रीय मॉडल अधिनियम पारित करना चाहिए। ये जन भागीदारी को सक्षम करने के लिए कई स्तरों पर वृक्ष संरक्षण प्राधिकरण के कार्यों, शक्तियों और संरचना को संहिताबद्ध करने में सहायक होगा। न्यूनतम सीमा निर्धारण के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्थलों की पहचान करनी चाहिए। इसके आगे भूमि के भिन्न उपयोग और वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना आरंभ करनी चाहिए। समिति ने ये भी कहा है कि ये प्रजाति विशिष्ट वृक्ष के निवल वर्तमान मूल्य पर पहुँचने के लिए उसके पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का मूल्यांकन करेगी। वृक्षारोपण की लागत का 3 वर्षों में एक बार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही संपूर्ण राज्य में एक समान इकाई मूल्य लागू किया जाना चाहिए, जो कि 200 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की। ये वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है। ये 5 श्रेणियों में उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों पर प्रकाश डालती है। ये 5 श्रेणियां हैं: आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक वैक्सीन असमानता और परिणामी असमान आर्थिक सुधार जोखिम ने सामाजिक विषमता और भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि की है। उदाहरण के लिए 20% वैश्विक संख्या वाले सर्वाधिक निर्धन 52 देशों में केवल 6% ही टीकाकरण हुआ है। वहीं आर्थिक गतिहीनता पर रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उनकी महामारी पूर्व अपेक्षित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से 5.5% तक की गिरावट की संभावना है। इसके अलावा बढ़ती साइबर सुरक्षा खतरों के साथ डिजिटल प्रणाली पर बढ़ती निर्भरता भी जोखिमों में आती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में रैनसमवेयर से जुड़ी घटनाओं में 435% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक अनुमानित 20 करोड़ जलवायु शरणार्थियों के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभाव और अधिक गंभीर होंगे। अंतरिक्ष एक नए उपयोग का क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि वर्ष 2030 तक 5 अन्य देश अंतरिक्ष स्टेशनों का विकास करेंगे। इसके अलावा निवल शून्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते दबाव के गंभीर अल्पकालिक प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन गहन उद्योगों में लगे लाखों श्रमिक नौकरी से हटा दिए जाएंगे और सामाजिक एवं भू राजनीतिक तनाव भी पैदा होगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन जोखिमों के निहितार्थ क्या हैं। आय असमानताओं की वजह से समाजों के भीतर ध्रुवीकरण और आक्रोश बढ़ रहा है। वैश्विक एकीकरण की कीमत पर देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण आवश्यक हो गया है। विवशतापूर्ण प्रवास से श्रमिकों की कमी के साथ साथ बाजार मांग में भी गिरावट आ रही है। और आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 5 वैश्विक जोखिम, जिनमें शामिल है जलवायु कार्रवाई की विफलता, चरम मौसमी घटनाएं, जैव विविधता की हानि, सामाजिक एकता में गिरावट और आजीविका संकट। वहीं भारत के लिए अगर शीर्ष 5 जोखिमों की बात करें तो इनमें शामिल है अंतर्राज्यीय संबंधों में गिरावट,
बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संकट, व्यापक स्तर पर युवाओं में निराशा, प्रौद्योगिकी आधारित गवर्नेंस की विफलता और डिजिटल असमानता। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, सांसदों और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1974 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। मलिमत समिति और मेनन समिति सहित विभिन्न समितियों ने समग्र आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है ताकि उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके, साथ ही सुनवाई में तीव्रता लाई जा सके और जांच तंत्र में सुधार किया जा सके। सुधारों के संभावित क्षेत्र हैं अपराध से पीड़ित लोगों के अधिकारों की पहचान करना, इसके तहत पीड़ित और गवाह संरक्षण योजनाओं को लागू करना चाहिए। आपराधिक मुकदमों की सुनवाई में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि से आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की भूमिका भी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ अवैध कार्यों को अपराध घोषित करना और वर्तमान अपराधों का नए सिरे से वर्गीकरण करना भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उदाहरण के लिए अपराध को स्वीकार करने से जुड़े प्रश्नों को नवीन दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इसके अलावा नए प्रकार के दंडों में भी सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे कि सामुदायिक सेवा आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश और फिर से सुधार करने का अवसर देने वाली न्याय प्रणाली के अन्य पहलुओं को भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा सिद्धांतों पर आधारित दंड व्यवस्था के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। वर्तमान में न्यायाधीशों को दंड की मात्रा और प्रकृति निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। उनके द्वारा अक्सर सामान्य प्रकृति या गंभीरता वाले अपराधों के लिए दोषियों को अलग अलग प्रकार का दंड दिया जाता है। आपको बता दें कि आईपीसी सभी आपराधिक कृत्यों और उनके लिए निर्धारित दंडों को शासित करता है। सीआरपीसी ये उल्लेख करता है कि जब जांच और सुनवाई के दौरान न्यायालय जांच एवं प्रक्रिया का पालन करते हैं, तब पुलिस तंत्र कैसे कार्य करता है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विधिक न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को शासित किया जाता है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान संबंधी अधिदेश जारी किया गया। हाल ही में देश में जारी महामारी के प्रकोप और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों की वजह से निर्वाचन आयोग ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक भौतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वर्चुअल अभियानों की अनुमति प्रदान की है। फेसबुक, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म्स पर अरबों की संख्या में यूजर्स के साथ सोशल मीडिया चुनाव अभियानों का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। ऐसी स्थिति में जब कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है, तो ऐसे में ई कैंपेनिंग के कई लाभ हैं। जैसे ई कैंपेनिंग से नेताओं और मतदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से खुले संवाद को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चुनाव प्रचार से अलग संबंध स्थापित होंगे और नीतियों से लेकर निजी जीवन के सभी पक्षों की जानकारी साझा की जाएगी। इससे मतदाताओं को भी सीधे संपर्क करने का विकल्प प्राप्त होता है। ई कैंपेनिंग से समान अवसर और व्यापक पहुंच प्रदान करके राजनीति में नए उम्मीदवारों को लाभान्वित किया जा सकता है। हालांकि ई कैंपेनिंग से जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं। निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विविधता के कारण ई अभियान की निगरानी कठिन कार्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक विशिष्ट दल का पक्ष ले सकते हैं। वे अपने एल्गोरिदम के माध्यम से एक राजनीतिक दल के कंटेंट को दूसरे दलों के कंटेंट की तुलना में अधिक महत्व दे सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पहुंच बढ़ाने के लिए धन और संपर्कों के महत्व की वजह से असमानता का जोखिम भी बढ़ गया है। अन्य चिंताएं हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रॉक्सी उम्मीदवारों की निगरानी करने में कठिनाई होगी। घृणा फैलाने वाले अभियानों, फेक न्यूज और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा। भारत में वर्तमान विनियमन के मुताबिक उम्मीदवारों को नामांकन के समय सोशल मीडिया अकाउंट का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करना होता है। राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के प्रावधान पोस्ट किए गए कंटेंट पर भी लागू होते हैं। विज्ञापन पर अंतिम व्यय विवरण में सोशल मीडिया व्यय को भी शामिल करना होता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निगरानी के लिए एक सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है। और अगली खबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत से।
पहली बार अमेरिकी डॉक्टरों ने किसी मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया है। हाल ही में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के अंतिम प्रयास के तहत पहली बार आनुवंशिक बदलाव के बाद सूअर के हृदय को प्रत्यारोपित किया है। इस जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए पशुओं के अंगों का उपयोग करके की गई ये एक अति प्रयोगात्मक सर्जरी है। मानव अंगों की कमी के समाधान के लिए ये सर्जरी नई संभावनाओं को जन्म देगी। अंगों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से जेनो ट्रांसप्लांटेशन में रुचि दर्शा रहे हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में किसी पशु से जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को एक मानव में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या इंफ्यूजन किया जा सकता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में अधिकांशतः सूअरों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि उनके अंग शरीर विज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के अंगों के समान ही होते हैं। इसके अलावा वे आनुवंशिक संशोधनों के लिए अधिक अनुकूल हैं। हालांकि इस तकनीक से जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि इसमें चिकित्सा संबंधी निहितार्थों को देखें तो किसी व्यक्ति द्वारा दान किए गए अंगों को कई बार ग्रहणकर्ता व्यक्ति का शरीर स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में पशु अंगों के साथ ऐसे जोखिम की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा पशु अधिकार का मुद्दा है। कई पशु अधिकार समूह ऐसे प्रत्यारोपण के लिए पशुओं के जीन को संशोधित करने का विरोध करते हैं। तीसरी चिंता है धर्म को लेकर। कुछ धर्मों में पशुओं को लेकर कठोर नियम होते हैं। इससे ऐसे प्रत्यारोपण मरीजों के लिए कठिन हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रत्यारोपण से जुड़े नैतिक मुद्दे भी मौजूद हैं, जैसे कि सूचना देकर सहमति प्राप्त करना बेहद कठिन है। साथ ही मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण न्यायोचित नहीं है क्योंकि ये तकनीक अभी विकासशील चरण में है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अंगदाता के रूप में सूअरों का आनुवंशिक रूप से संशोधन किस तरह से होता है। इसमें सबसे पहले जीन एडिटिंग तकनीक के साथ जीन को जोड़ना और हटाना सूअर की आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसके बाद ये प्रक्रिया भ्रूण निर्मित करने के लिए उपयोग की जाती है। सूअर की आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिका का विकास एक नियंत्रित और जैविक रूप से सीलबंद परिवेश में किया जाता है। इसके बाद अंग को वयस्क सूअर से निकाल करके रोगी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और अंत में रोगी को अपने शरीर को नए अंग को अस्वीकार करने से रोकने के लिए इम्यूनोसेप्रेसेंट दवाएं लेनी होती हैं। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के घटकर वर्ष 2022 में 4.1% और वर्ष 2023 में 3.2% होने की संभावना है। आपको बता दें कि ये वर्ष 2021 में 5.5% थी, यानी कि आने वाले वर्षों में लगातार इसमें गिरावट होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 8.3% है, वर्ष 2022-23 में 8.7% और वर्ष 2023-24 में 6.8% होने का अनुमान है। ऐसा इस प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के संदर्भ में विशेष जोखिम का जो उल्लेख किया गया है, उसके तहत ओमिक्रॉन के फैलने से आवाजाही पर रोक लगने और बाहरी मांग के कम होने से आर्थिक गतिविधियों में बाधा आएगी। और रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के बारे में ये भी कहा गया है कि ये क्षेत्र निर्धनता, बीमारी, बाल मृत्यु दर और खाद्य कीमतों में जलवायु प्रेरित वृद्धि के प्रति सुभेद्य बना हुआ है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने पहली बार कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की है। इसका विषय रक्षात्मक संचालन, डीप या डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फॉरेंसिक पर क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को पहले समुद्री सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की त्रिपक्षीय बैठक कहा जाता था। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव और सेशेल्स इसके सदस्य हैं। इसका सचिवालय कोलंबो में स्थित है। ये सदस्य देशों को सहयोग के अपने 4 स्तंभों के माध्यम से साझे सुरक्षा खतरों पर प्रभावी ढंग से क्षमता निर्माण करने में मदद करता है। इन 4 स्तंभों में शामिल है समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद एवं कट्टरता, तस्करी और संगठित अपराध तथा साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक। ये सूचकांक विभिन्न देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये नागरिकता और निवास संबंधी मामलों की विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म है।
भारत की पासपोर्ट शक्ति में वर्ष 2021 की तुलना में इस तिमाही में सुधार हुआ है। वर्ष 2021 में ये 90वें स्थान पर था, जबकि अब ये 83वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि जापान और सिंगापुर इस सूचकांक में शीर्ष पर हैं। बायो क्लीनिंग। इटली में कला संरक्षणकर्ताओं ने माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित संगमरमर की अनमोल मूर्तियों पर सदियों से जमा गंदगी और कालिख की सफाई की है। एंजेलो प्रसिद्ध इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार थे। बायो क्लीनिंग तकनीक बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स सहित पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर आधारित है। ये एक नई तकनीक है, इसलिए प्रीलिम्स के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपको बता दें कि ये सांस्कृतिक विरासतों को उनके मूल रूप में लाने और स्वच्छ करने के लिए एक उपयोगी तकनीक है। पहली बार 1980 के दशक में यूएसए में शोधकर्ताओं ने एक स्मारक को स्वच्छ करने के लिए डी सल्फो वाइब्रियो वल्गिरस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। रासायनिक विधियों की तुलना में इस विधि में ये लाभ है कि ये जोखिम मुक्त है, ये प्रयोग करने में सरल है, इसमें चिपकने की क्षमता है, बायो क्लीनिंग में कम लागत आती है और ये त्वरित उपयोग में सक्षम है। कोची की वाटर मेट्रो परियोजना। कोची वाटर मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। इसने अपनी पहली बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं का संचालन किया है। इस परियोजना में विद्युत चालित तीव्र हाइब्रिड नौकाओं के एक बेड़े के माध्यम से 10 द्वीपों को अलग अलग जलमार्गों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सवारियों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में नौकाओं का संचालन करना है। इसके लिए लो वेग और ड्राफ्टिंग विशेषताओं के साथ आधुनिक, ऊर्जा कुशल, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित नौकाओं के माध्यम से परिवहन सेवा प्रस्तावित की जाएगी। विद्युत संयंत्र का लचीलापन। फ्लेक्सिबिलाइजेशन ताप विद्युत के उत्पादन में नई अवधारणा है। इसका उद्देश्य बेस लोड स्टेशनों को लचीले उत्पादक में बदल के अक्षय ऊर्जा आपूर्ति में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इसमें कई चुनौतियां शामिल हैं। ये विद्युत संयंत्रों की दक्षता को कम करता है, बार बार स्टार्टअप और शटडाउन होने की वजह से आपूर्ति में रुकावट या ट्रिपिंग के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा ये उपकरणों की उपयोग योग्य अवधि को कम करता है और संचालन की लागत में वृद्धि करता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये स्वदेश में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। ये कम वजन वाली और दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। थर्मल साइटिंग की विशेषता से युक्त इस मिसाइल को एकीकृत मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया है। इस मिसाइल में ऑनबोर्ड नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और उन्नत एवियोनिक्स उपकरणों के लघु रूपों को स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने में सक्षम आधुनिक संस्करण का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। इसे स्थल, समुद्र और वायु से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को DRDO और रूस के NPOM द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। ये 2 चरणों वाली मिसाइल है। इसमें पहले चरण के रूप में एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन और दूसरे चरण के रूप में तरल रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। ये दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। प्रधानमंत्री चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी CICT के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। CICT शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। ये तमिल भाषा की प्राचीनता और विशिष्टता को स्थापित करने के लिए शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने में योगदान देता है। CICT का गठन विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय तमिल भाषा पर उच्चतर शोध के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय और साथ ही 100 विदेशी भाषाओं में तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुक्कुरल का अनुवाद और प्रकाशन करना है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, समाज सुधारक और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के माध्यम से विश्व को हिंदू धर्म
और वेदांत तथा योग के दर्शन से परिचित कराया था। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के गुणों की बात की जाए तो वे एक सच्चे कर्मयोगी तथा करुणा, तर्कसंगतता और भावनात्मक बौद्धिकता के गुणों के साथ समतावादी व्यक्तित्व थे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू दर्शन और वेदांत की शिक्षाओं पर ग्रंथों के रूप में 4 शास्त्रों ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग की रचना की थी। उन्होंने वैश्विक शांति और भाईचारे के संदेश का प्रसार किया था। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा और मानव कल्याण की गतिविधियों के लिए 1897 में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।